14 फरवरी को घर आया पति। संध्या हॉल की सफाई करते हुए गुनगुना रही थी। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अरे अरे थम जा बहू, इस वक्त तेरा फौजी पिया वतन की रखवाली में सरहद पर अड़ा खड़ा है। मेरी प्यारी सासू माँ, शायद आपको याद नहीं कि आदेश जी ने बॉर्डर जाते वक्त मुझसे वादा किया था कि वह 14 फरवरी को घर जरूर आएंगे। बहू, वादा आईने के जैसा होता है, उसके टिकने और टूटने का कोई भरोसा नहीं होता। क्या पता आदेश 14 फरवरी को ना आए। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें आना ही होगा, उन्होंने मुझसे वादा किया है। ये कहकर संध्या रसोई घर का रुख कर लेती है। वहीं अपनी बहू को इस बात पर अड़ा देखकर सुमित्रा कहती है, आदेश के 14 फरवरी के घर लौटने के वादे ने बहू के मन में पूरी तरह से जड़ पकड़ लिया है। बस भगवान मेरी बहू का ये सपना बिखरने ना पाए। ऐसे ही कैलेंडर के बदलते पन्नों के साथ 14 फरवरी की तारीख पास आ जाती है, जिसके साथ संध्या की बेताबी और ज्यादा बढ़ती जाती है। वह पूरे घर को बारीकी से सजाती है और आखिरकार 14 फरवरी का दिन आता है। शीशे के सामने तैयार हो रही संध्या बगल में रखे अपने फौजी पति को एकटक निहारते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं मेरे प्यारे पतिदेव? अब जल्दी से आ जाओ, फिर हम साथ मिलकर 14 फरवरी का ये सुनहरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। देखो, झरोखे पर बैठे पंछी भी तुम्हारे आने की खुशी में चहक उठे हैं। संध्या पलके बिछाए अपने फौजी पति के घर लौटने का इंतजार करती है। तभी सरहद से आ रही एक गाड़ी उनके घर की चौखट पर आ रुकती है, जिसे देख संध्या उछलती भागती हुई बाहर आती है। माँ जी जल्दी आइए, आदेश जी घर आ गए हैं। एकाएक गाड़ी का फाटक खुलता है, जिसके भीतर से फौजियों की एक बड़ी टुकड़ी एक ताबूत को गाड़ी से बाहर आंगन में रखते हैं, जिसे देख सास की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वह लड़खड़ाए जुबान से पूछती है, ये क्या है कर्नल साहब, मेरा बेटा आदेश कहाँ है? माफ कीजिए माताजी, हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2 दिन पहले ही दुश्मनों के साथ लड़ते हुए फौजी आदेश शहीद हो गए। अपने पति के हुए अचानक मौत ने संध्या को झकझोर कर रख दिया। उसका जीवन जैसे उस पल में ही ठहर गया। झूठे हैं ये सभी। देखो आदेश, तुम्हारी संध्या ने तुम्हारे लिए 16 श्रृंगार किया है। आज 14 फरवरी है, तुमने कहा था कि हम चांद की रोशनी में बैठकर ढेरों बातें करेंगे। तुम अपना वादा भूल नहीं सकते। अपनी बहू की बिगड़ी हालत को देखकर सास डबडबाई आंखों से बोलती है, संभाल खुद को बहू। माँ जी देखिए ना, आदेश मेरे साथ कैसी अटखेलियां कर रही हैं। इन्हें उठने को कहिए ना। अब तेरा पति कभी नहीं जागेगा बहू, वो मौत की नींद सो चुका है। मिटा दे अपने मांग का सिंदूर, तोड़ दे ये चूड़ियां। नहीं माँ जी, मेरे पति को मेरी चूड़ियों से भरी हथेलियां बेहद भाती हैं। मैं अपना कोई श्रृंगार नहीं मिटाऊंगी। एक ही पल में संध्या की आंखों में बसे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। वो भागती हुई अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती हुई बीती स्मृति में खो जाती है, जब 7 फेरों के साथ वह अपने फौजी पति की पत्नी बनी थी। आजा संध्या बहू, ससुराल में तेरा स्वागत है। अच्छा, तुम दोनों थक गए होगे। आदेश बेटा, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ। आदेश संध्या को लेकर कमरे में आ जाता है। फिर संध्या, मैं एक फौजी हूँ। मेरी जिंदगी घर से ज्यादा सरहद की सरजमी से जुड़ी रहती है। आने वाले 7 जन्म तुम्हारे नाम, मगर ये जन्म देश के नाम। अगर तुम्हें अपने फौजी पति के फैसले से ऐतराज नहीं तो थाम लो मेरा हाथ। जानते हैं फौजी साहब, एक फौजी की बीवी बनना बिरहा में जीना है, क्योंकि एक तस्वीर के सहारे वह जिंदगी काटती है और 8 पहर उसे देखने की ललक में रहती है। फिर भी आपकी संध्या को फक्र है कि वह एक फौजी की बीवी है। इसी के साथ दोनों पति पत्नी अपने दिलों की बात एक दूसरे के सामने रखते हुए अपनी शादी की सुनहरी शुरुआत करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ आदेश की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। उस सुबह जब संध्या जागती है तो आदेश के शरीर पर चढ़ी खाकी देखकर उसकी आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। आदेश जी, आप जा रहे हैं? हाँ संध्या, बॉर्डर से टेलीग्राम आया था, अब तुम्हारे फौजी पति को जाना होगा। फिर कब लौटोगे? ठीक उसी दिन जिस रोज 2 प्यार करने वाले मिलते हैं। मतलब वैलेंटाइंस डे? ऐसे नहीं, वादा करो फौजी साहब। हाँ संध्या,
मैं वादा करता हूं कि 14 फरवरी के दिन हर सूरत में ये फौजी पति अपनी संध्या के पास उसके साथ होगा। ये मेरा वादा है, इसे याद रखना और मेरी राह ताकना। ये बोलकर फौजी आदेश कांधे पर बैग तान कर बॉर्डर के लिए निकल जाता है। दिन ढलते जाते हैं। संध्या दिन गिनती हुई बेसब्री से 14 फरवरी के तारीख के लिए ढेरों तैयारियां करती है। वही आदेश घर लौटने की अर्जी डालता है। आदेश, आप घर जाना चाहते हैं? यस सर, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं 14 फरवरी के दिन उसके साथ रहूंगा। क्या हुआ सर, मेरे जाने की अर्जी से आप इतने परेशान क्यों हो गए? आदेश, दुश्मन भी इसी तारीख के इंतजार में ताक लगाए बैठे हैं। 14 फरवरी की इस तारीख से हम फौजियों का बड़ा ताल्लुक जुड़ा है, चाहे वो शहीद भगत सिंह की फांसी से हो या पुलवामा अटैक से। इस पल इस देश को तुम्हारी जरूरत है। यस सर, आपने सच कहा। मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि एक फौजी के लिए उसका फर्ज हर बात से ऊपर है। अब मैं नहीं जा रहा सर। इस तरह आदेश पति के वादे को परे रखकर अपने फौजी होने के फर्ज को निभाते हुए दुश्मन दल को डटकर धूल चटाता है, मगर आखिर में वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है और संध्या की आस खाक हो जाती है। अचानक हवाओं की सरसराहट संध्या को बीते यादों से बाहर ले आती है। दिन बीतते जाते हैं। जहां एक देश के शादीशुदा जोड़े 14 फरवरी के जश्न की रात में डूबे होते हैं, वहीं अपने फौजी पति को खोने के गम में संध्या फर्श पर लेटी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तुम्हें आना होगा आदेश, तुम्हें आना होगा। हे भगवान, क्या मिल गया तुझे मेरा बेटा छीनकर? मेरी बहू की हंसती खेलती जिंदगी को बेरंग कर दिया तूने। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर, बहू चल कुछ खा ले, 2 दिन से तेरे पेट में एक दाना नहीं पड़ा। माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही हूँ। तेरा पति अब घर नहीं आएगा, काकी की शान रखते हुए खाक हो गया। अब तुझे खुद को उन धुंधली यादों से निकालना होगा। तुझे ये समझना ही होगा कि किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती बहू। मगर मेरी जिंदगी उसी मोड़ पर ठहरी है, वह कहीं नहीं गए, वह मेरे साथ हैं। देखिए, इन फूलों में मेरे फौजी पति की खुशबू है, इस बिस्तर की सिलवट में समाये हैं मेरे पति। अपने पति के प्रति बहू का बढ़ता पागलपन देखकर सास उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ मारती है, जिससे बहू वहीं बेहोश हो जाती है। बहू उठना है भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया? मुझे जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर संध्या की जांच पड़ताल करके कहते हैं, अरे बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अगले ही पल बहू बेहोशी से बाहर आ जाती है और ये खुशखबरी सुनकर उसके मुरझाए चेहरे पर फिर जी उठने की आस उजागर हो उठती है। माँ जी, सुना आपने? मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति का अंश मेरे पेट में पल रहा है। हाँ बहू, इसलिए अब तुझे इस बच्चे के लिए जीना होगा। ऐसे ही गुजरते महीनों के साथ बहू अपने गर्भावस्था के आखिरी महीने में प्रवेश करती है और वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। देखिए माँ जी, आदेश लौट आए हैं। माँ बनने की खूबसूरत लम्हे ने संध्या अतीत के कड़वी यादों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। वो हर साल 14 फरवरी की तारीख को अपने फौजी पति की याद में पूरे घर को फूलों से सजाकर उस खास दिन को अपने बेटे और सास के साथ सेलिब्रेट करती है। 4 गोरी बहू की एक काली सास। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बधाइयाँ नी बधाइयाँ। अरे ओ श्यामा, चल आगे आके वैभव को हल्दी तो लगा दे। हाँ माँ जी, ये लीजिए, लगाइए। हमारे लाडले देवर जी को हल्दी और थोड़ी हल्दी अपने हाथ मुंह पर भी मल ले रहा, जिससे आपके चेहरे पर चढ़ी कालेपन की पपड़ी उतर जाए। हाँ माँ जी, श्वेता सही कह रही है और हम बहुएं नहीं चाहती कि आज बारात में आपका पक्का रंग हमारे चमकते चेहरे के आगे काली घटा की तरह घूमे। ये कहानी है जूनागढ़ गांव में रहने वाली श्यामा देवी की, जो अपने नाम की नाई बेहद ही सांवली शक्ल की सास है। उसके 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 की शादी चित्रा, गौरी और श्वेता नाम की गोरी चिट्टी लड़कियों से हो चुकी थी। और भाग्य की बात तो ये है कि आज चौथे बेटे की गांठ भी गोरी चिट्टी बहू से बनने जा रही है। घर के चारों ओर रिश्तेदारों की चहल पहल थी। श्वेता, गौरी, चित्रा बहू, अरे कहाँ हो तीनों? बारात निकलने को है, नीचे आओ। ओहो माँ जी, अरे आ गई हम। क्यों फटे ढोल की तरह बज रही हैं? और ये इतनी चटकीली साड़ी क्यों लटका ली है?
क्यों गौरी बहू, क्या खराबी है मेरी साड़ी में? माँ जी, कमी साड़ी में नहीं बल्कि आपके काले रंग में है, इसलिए आप पर फैंसी कलर की साड़ी फबेगी नहीं, ये कत्थई रंग। बेचारी काली सास अपनी तीनों गोरी बहुओं के बीच शर्मिंदा हो जाती है। कुछ देर बाद बारात चौथी बहू के द्वार पर पहुंचती है, जहां वैभव की शादी नरगिस से हो जाती है, जिसके बाद श्यामा बन जाती है 4 गोरी बहुओं की सास। आजा नरगिस बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। ये तीनों तेरी जेठानी हैं। जा अब जाकर तू आराम कर, शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। इसके बाद नरगिस झटपट से अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा लेती है। अगली सुबह के 5 बजे सास नई बहू का दरवाजा खटखटाती है। नरगिस बहू, अरे ओ नई बहू, ये इतनी सुबह सुबह पता नहीं कौन अलार्म की तरह बज रहा है। बहू आंख मलते हुए दरवाजा खोलती है, जहां अपनी सास की सांवली सूरत देखकर वह जोर से चीखती है। जुड़ैल, काली जुड़ैल कहां से आ गई? आवाज सुनकर पूरे घर की लाइट जल जाती है और तीनों बहू भागती हुई वहां आती हैं। क्या हुआ नरगिस, इतनी जोर से क्यों चीख पड़ी? भूत देख लिया क्या? अरे कमबख्तो, भूत नहीं, बहू ने मुझे देखा है। मैं तो इसे जगाने आई थी, आज पहला दिन, सैकड़ों रस्म है। ओहो माँ जी, आपका पक्का रंग तो मुझ बेचारी बहू को ले बीतता। इसके बाद चारों बहू घर के काम निपटाने में लग जाती हैं और नरगिस पहली रसोई की रस्म में खूब सारा खाना बनाकर सभी के बीच परोसती है। आप सभी शुरू कर सकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। तभी नई बहू कुड़कुड़ाती हुई कहती है, माँ जी कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो मुंह पर हंसी तो रखिए। और नहीं तो क्या माँ जी, अरे आपकी चारों बहुओं के गोरे चिट्टे रंग से पूरे घर में चांदनी छिटकी रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। शायद हम चारों बहुओं का गोरा रंग हमारी सास को खटकता है। गुमान से भरी अपनी चारों गोरी बहू की ऐसी बात सुनकर काली सास की सब्र की सीमा बहुओं पर उफन पड़ती है। अरे बंद करो अपनी गोराई की गाथा, चारों की चारों एक ही थाली की चट्टी बट्टी बन गई हैं। भगवान ने इंसानों को 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला एक गोरा। अब अगर मेरा रंग काला है तो क्या दुनिया छोड़ दूं? सासू माँ साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि हम चारों बहुओं के गोरे रंग से आपके गुर्दे छिलते हैं? सचमुच सासू माँ, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो एक साथ 4-4 गोरी चिट्टी बहुएं मिली हैं। किस्मत तो हम बहुओं की बेकार है, जो कुष्मांडा जैसी काली बकवास सास हमारे पल्ले पड़ गई है। हाँ। इस तरह घमंड में आकर चारों गोरी बहू अपनी काली सास की बहुत बेइज्जती करती हैं। सास खामोश खड़ी थी। दिन बीतते गए मगर चारों बहुओं के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता, जिसे देखते हुए सास एक दिन तय करती है, मुझे अपने बहुओं का मन जीतने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। बेचारी सास अपनी गोरी बहुओं के तीखे ताने सुनकर मेकअप करने लगती है, मगर गोरी बहू सास का मजाक बनाने से कहाँ चुकने वाली थी। श्वेता, गौरी, चित्रा, नरगिस, बताओ कैसी लग रही है तुम्हारी सास? अरे माँ जी, ये बेहिसाब मेकअप थोपकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? अरे महीने भर के मेकअप का कोटा आज ही पोत लिया क्या? अरे देखो बहनों, कितनी भद्दी और बकवास लग रही है हमारी सास। लाख जतन के बाद भी सास को एक बार फिर काले रंग के कारण बहुओं के आगे रुसवा होना पड़ता है, जिससे उकताकर वह बोलती है, अजीब लफड़ा है। मैंने तुम चारों के लिए खुद के काले रंग को छिपाने की कोशिश की, मगर तुम चारों के कड़वे बोल टस से मस ना हुए। अरे और कितनी कुश्ती लड़नी पड़ेगी अपने काले रंग से मुझे। रहने दीजिए माँ जी, ये मेकअप की माया आपकी समझ से परे है, ये आपसे ना होगा। आप तो कल्लो माई बनकर घूमिए, शायद भगवान ने हम चारों गोरी बहुओं के लिए आपको नजर बट्टू बनाकर भेजा है। इतने के साथ चारों बहू अपनी सास का ठट्टा उड़ाते हुए ठहाके मार कर हंसने लगती हैं। समय बीतता है। फिर एक दिन, सासू माँ, हरि ओ सासू माँ। हाँ श्वेता बहू, तूने बुलाया? अरे तुम चारों कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं अपनी देवरानी को साथ लेकर जा रही हूँ। हम चारों गोरी बहू एक साथ जाएंगी तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। श्वेता बहू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अब तुम बहुओं के बगैर इस सूने घर में मुझे अकेली सास का जी नहीं लगेगा। माँ जी, क्यों अपने काले रंग से हमें भरी महफिल में खिल्ली उड़ाने के ख्वाब बुन रही हैं? अब 4 हंस के साथ एक काला कौवा चलते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। हम आते हैं, आप अपने लिए कुछ बना लेना। अपनी गोरी घमंडी बहुओं का अटपटा रुझान देखकर सास की आस चकनाचूर हो जाती है और वह अकेले में फूट फूट कर रोते हुए कहती है,
ये बाके बिहारी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर। कितने ख्वाब बुने थे मन में कि बहू के आ जाने के बाद मैं अपनी मन की बातें खोल कर कह सकूंगी, मगर सास के कालेपन से मेरी चारों बहुएं मुझसे कटी कटी रहती हैं। मगर मैं क्या करूँ। सास अपने आंसू पोंछकर अपनी बहू के कमरे में आती है, जहाँ गौरी के ड्रेसिंग टेबल पर एक ब्लीच क्रीम पड़ी थी। श्यामा झटपट से उसे लगा लेती है। कुछ देर बाद, अरे ये मेरे चेहरे पर खुजली क्यों हो रही है? लगता है मेरे चेहरे पर जमी कालेपन की मैल मिट रही है। कुछ ही देर बाद घर के सभी सदस्य लौट आते हैं। तभी सास की चीख सुनकर चारों बहू और बेटे एकजुट हो जाते हैं। अरे माँ, मेरा चेहरा। माँ, क्या हुआ आपको? और ये आपके मुंह पर क्या लगा है? जैसे ही वेद अपनी माँ के चेहरे को साफ करता है तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने भरे होते हैं। लगता है सासू माँ ने मेरी ड्रेसिंग पर रखी एक्सपायर्ड ब्लीच लगा ली है। मगर माँ ने ऐसा किया क्यों? तुम चारों चुप क्यों हो? वेद को गुस्से में चिल्लाता देखकर खामोश खड़ी बहुएं उसे सारा वाक्य बताती हैं, जिसे जानकर वह बौखला कर कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम चारों को। अपनी झूठी सुंदरता की आड़ में तुमने मेरी माँ का मजाक बनाया। अब देखो क्या नतीजा देखने को मिल रहा है। जाओ जाकर अपने गोरेपन का जलवा जमाने में दिखाओ। निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं वेद बेटा, ऐसा ना करना, वरना जमाना ये कहकर मेरी जगहसाई करेगा कि बहू के गोरे रंग के ढामे उन्हें भगा दिया। गलती मेरी ही है। मैं ही भ्रमित भौरे की तरह अपनी बहुओं के लिए खुद को बदलने में लगी थी। ये सुनकर चारों बहुओं का दिल पसीज पड़ता है। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके पछतावे को जाहिर कर रहे थे। माँ जी, हम चारों को माफ कर दीजिए। अपने गोरे रंग के गुमान में हमने आपके सांवले रंग की हंसी उड़ाई। हम नहीं जानती थी कि हमारी बात आपके मन में इस कदर बैठ जाएगी। माँ जी, हम समझ गई हैं कि इंसान रंग रूप से नहीं बल्कि अपने बेहतर आचरण से निखरता और संवरता है। शुक्र है भगवान का, आज मेरी बहुओं को अपनी काली सास की कदर समझ आ गई। उतने के बाद चारों बहू अपनी सास के चेहरे पर हल्दी चंदन का लेप लगाती हैं, जिससे श्यामा के चेहरे पर पड़ा बुरा प्रभाव घटने लगता है और चारों गोरी बहू अपनी काली सास के साथ घुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं।